गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट और बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड के पेपर फिफ्थ के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों क्लासेस में हम इस चैप्टर को शेयर करेंगे क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं प्लेटो के बारे में, ये आपकी इन दोनों क्लासेस में कॉमन है। कल हमने प्लेटो का जीवन परिचय शुरू किया था, उसमें आखिरी कुछ बिंदु रह गए थे, उनको आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके राजनीतिक चिंतन को बहुत बड़े योगदान न्याय की बातचीत करेंगे कि न्याय पर प्लेटो के विचार क्या हैं। उससे पहले हम उसका परिचय देखते हैं। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपको इस विषय में कुछ आगे आज बताऊंगा। कल जहां हमने बात छोड़ी थी वो ये थी कि एथेंस में सत्ता बदली और जिन नए लोगों के हाथ में सत्ता आई उन्होंने सुकरात को मृत्युदंड दिया और सुकरात ने बजाय भागने के, इसका विरोध करने के, उस मृत्युदंड को स्वीकार किया। प्लेटो उस समय 28 साल का है जब ये दुर्घटना हुई है और इस पर उसने इतनी कड़ी टिप्पणी की है, मतलब अगर यदि आप इस वाक्य की गहराई को समझें तो आप समझ पाएंगे कि वो कितना आहत हुआ था जब उसने ये कहा कि एथेंस का ये शासन एथेंस का नहीं, दर्शन का अपराधी है, जिसने दुनिया के सबसे प्रकांड विद्वान को छीन लिया है। और ये सही भी था, किसी हद तक ये सही भी था, क्योंकि सुकरात जैसा व्यक्ति, नियम कायदे कानून मानने वाला, आप सोच के देखें, जब उसकी जान पर बनाई है, उसको मृत्युदंड दिया गया है, वो भाग सकता है, भागने के पूरे इंतजाम उसके कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने विधि के शासन या कानून का उल्लंघन नहीं किया। उसने उसकी पालना की और सजाए मौत को स्वीकार किया। प्लेटो और उसके बहुत से जो उसके परिचित थे, उसके दोस्त थे, उसके जान पहचान के लोग थे, उनमें फिर ये बात घर कर गई कि भाई जब एक इतने अच्छे नागरिक का जीवन सुरक्षित नहीं है तो इसका आशय निकलता है कि शासन में कुछ खराबी है, जो प्रक्रिया है कह लीजिए या शासन करने वाले कह लीजिए, उनमें कहीं कोई खामी है, वरना सुकरात जैसे व्यक्ति को मृत्युदंड, बड़ा ही ये तो अन्याय हुआ, जबकि उसका कोई अपराध था भी नहीं। इसके बाद प्लेटो का जो चिंतन है या उसकी जो मन स्थिति है, ये वही प्लेटो है जो कुछ समय पहले अपने अभिजात्य खून के कारण, जो वो ब्लू ब्लड है, एथेंस की राजनीति में कोई ऊंचा पद प्राप्त करने का इच्छुक है और जो उसको मिलता भी, ये सब छोड़कर वो एक अलग राह पर निकल गया। अपना ये घटना घटी है जब प्लेटो 28 साल का है और प्लेटो की उम्र है 81 वर्ष। 81 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ है। शेष सारा जीवन आप गणना कर सकते हैं कि उसे कितनी गहरी चोट लगी हुई। बाकी का अपना पूरा जीवन उसने इस बात पर लगाया कि आदर्श राज्य क्या होना चाहिए। एक सिद्धांत दिया, उसमें बदलाव किए, देखा कि वो ठीक नहीं बैठ रहा है, उसमें नई चीज़ें जोड़ी, कुछ घटाई, लेकिन पूरा जीवन उन्होंने इस बात पर निकाला। और इसी दौरान लगभग 20 साल वो आसपास के नगर राज्यों में घूमता रहा, वहाँ की शासन प्रणालियों की अध्ययन करता रहा, देखता रहा क्या अच्छा है, कहाँ क्या बुरा है। और ऐसा सुनने में आता है, जो घटनाएं मिलती हैं उसके बारे में, वो ये कहती हैं कि वो भारत भी आया था। बहुत से उसके जो विचार हैं उसमें प्राचीन भारतीय दर्शन की झलक मिलती है। तो ये बातें साबित करती हैं कि पूरे 20 साल वो यायावर की तरह यहाँ वहाँ भटकता रहा, फिर लौट कर वापस आया। वापस लौट कर उसने यूरोप का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया, नाम दिया उसको एकेडमी। ये यूरोप की पहली यूनिवर्सिटी थी और गणित और दर्शन, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी और ज्योमेट्री,
उसने ये माना कि इनके अध्ययन के बगैर व्यक्ति तार्किक नहीं हो सकता। कभी आप देखिएगा, गणित तो आपने पढ़ी है, मैं समझता हूँ 10वीं क्लास तक तो देखी होगी, और रोज़मर्रा के जीवन में भी गणित की चीज़ें आपके सामने आती हैं, गुजरती हैं। गणित क्या सिखाता है? क्या गणित केवल जोड़ बाकी गुणा भाग है? नहीं, गणित इससे कहीं आगे है। गणित आपकी तार्किकता को बढ़ाता है। गणित आपके विचार करने की प्रक्रिया को एक सुगमता देता है। गणित आपके जो कंसेप्ट्स हैं उन्हें क्लियर करती है, चाहे वो गणित हो, रेखा गणित हो। और यही कारण था कि जो उसका विश्वविद्यालय था, एकेडमी, उसके दरवाजे पर लिखा हुआ था कि गणित और ज्योमेट्री या ज्योमेट्री के अध्ययन के बगैर यहाँ प्रवेश वर्जित है। और इसके बाद जीवन में कई बदलाव आए, घुमा फिराव आए, और 81 वर्ष की उम्र में प्लेटो ने अपना जीवन, अपनी देह त्याग दी। मैंने आपको कल कहा था कि जो पूरा जीवन उसने एक आदर्श राज्य की खोज में निकाला, और ये पाया कि 3 सीढ़ियां हैं: शिक्षा, न्याय और आदर्श राज्य। ये 3 चीज़ें ही मिलकर एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकती हैं। उसमें से आज हम पहले बिंदु की बात करेंगे, न्याय की। अब ये शब्द जैसे ही मैंने आपसे कहा, आपके दिमाग में एक छवि बनी होगी, काला चोगा पहने हुए वकील कोर्ट में बहस करते हुए, सही को गलत या गलत को सही सिद्ध करते हुए, जिरह करते हुए। और एक न्यायिक प्रक्रिया के रूप में, एक जुडिशियल प्रोसेस के रूप में तो आप पाएंगे यही न्याय है। लेकिन प्लेटो की जो न्याय की कल्पना है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो उसने एक नैतिक आचरण के रूप में दी है। वो केवल वकीलों की बहस नहीं है, वो केवल साक्ष्यों के आधार पर फैसला करना नहीं है, बल्कि वो मनुष्य की नैतिकता के चरम तक पहुंचने का एक प्रयास है। अब एक चीज़ जो यहाँ आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, वो ये है कि प्लेटो की शैली द्वंद्वात्मक है, डायलेक्टिकल मेथड जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। यानी उसके जितने भी रचनाएं हैं उन्हें कहते हैं संवाद, डायलॉग्स। और अब तक प्लेटो के 36 संवाद, 36 डायलॉग्स मिले हैं। वो उसमें लिटरेचर भी है, उसमें ऐतिहासिक कहानियाँ भी हैं, उसमें पॉलिटिकल आर्टिकल्स भी हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से हैं वो 3 हैं: स्टेट्समैन, द लॉज और रिपब्लिक। बाकी और भी हैं, कीटो भी है, क्रिटिसॉस भी है, लेकिन ये 3 खास हैं जिसमें वो अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक चिंतन के जो विषय हैं उनकी बात करता है। और पूरा उसका जोर इस बात पर है कि न्याय की स्थापना कैसे की जाए। अब इसको समझें, देखिए, ध्यान रखिएगा, ये कई बार सवाल छोटे प्रश्नों में पूछे जाते हैं। प्लेटो ने न्याय की स्थापना नहीं की है, या ऐसा नहीं था कि प्लेटो से पहले न्याय नहीं होता था। जब से मनुष्य पृथ्वी पर है, न्याय तो हो रहा है, प्रक्रिया है, सिद्धांत है, नियम है। जब हम एथेंस बात कर रहे हैं, यूनान की, सैकड़ों नगर राज्य हैं, अलग अलग जगह प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, पर न्याय है। क्योंकि न्याय नहीं होगा तो राज्य चरण में नहीं आ सकते। तो प्लेटो के लिए बड़ा ज़रूरी था अपने न्याय की स्थापना के लिए कि वो जो उससे पहले न्याय के सिद्धांत चरण में थे उन्हें गलत सिद्ध करे। अब समझिए इस चीज़ को, ये मैं आपसे पहले कई बार कह चुका हूँ, और आज भी आपके जीवन का हिस्सा है ये, और आगे भी रहेगी। किसी को गलत सिद्ध करने के लिए सबसे ज़रूरी आप क्या मानते हैं? कि वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करे। और वो कैसे होगा? जब आप उसके सामने तर्क रखेंगे, उसकी बातों को काटेंगे, और उसको भी पूरा मौका देंगे अपने आप को गलत सिद्ध करने का। देखिए, आप फिल्मों में और जगहों पर कोर्ट की कार्रवाई देखते होंगे, दोनों पक्षों को मौके मिलते हैं बराबर के, जो पक्ष में है, जो विपक्ष में है, और जज के सामने वो बात रखते हैं। जिससे जज कन्विंस होता है
उसके पक्ष में फैसला जाता है। वैसे यहाँ पर है। तो प्लेटो से पहले जो जो तीन सिद्धांत चलन में थे, आज हम उनकी बात करेंगे, शुरुआत करते हैं उनसे। ये तीनों के तीनों सिद्धांत जो हैं ये सोफिस्टों के दिए हुए हैं। इसमें पहला सिद्धांत है परंपरागत सिद्धांत, जो दिया था सेफेलस और उसके बेटे पॉलीबार्कस ने। ये पिता पुत्र हैं। सेफेलस का मानना यह है कि सत्य बोलना और ऋण चुका देना न्याय है। उसने अपनी बात रखी कि इंसान को सच बोलना चाहिए और ऋण चुकाना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि बात तो सही है, इसमें गलती क्या है? लेकिन प्लेटो ने सेफेलस की बात को सुनकर एक नया तर्क बहस के दौरान सामने रखा। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि लोग बैठे हुए हैं जंगल में या कहीं खेत के अंदर, सर्दी की रात है, बीच में आग जल रही है, हाथ तापे जा रहे हैं, अलाव जल रहा है, कुछ साथ में खाया पिया जा रहा है और बात चल रही है। कभी आप किसी शादी वगैरह में जाते हो, गए हो कभी रात के वक्त, जहाँ आपको ठहराया जाता है रात के वक्त में, सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। यही संवाद शैली है, यही डायलॉग्स हैं। और कई बार देखिएगा उसमें खाली मजाक या हंसी नहीं होती है, उसमें कई बार तर्क सामने आते हैं, कई बार समस्याएं सुलझ जाती हैं, कई बार आप ये सोचते हैं कि यार मैं क्या समझता था, ये तो क्या निकला। सही भी होता है, गलत भी होता है। कई बार आपको लगता है कि मेरा विचार इसके बारे में कुछ और था, जबकि ये तो कुछ और निकला। ये जो डायलॉग की शैली है, संवाद की शैली है, इसकी हम देन, इसको हम प्लेटो को मानते हैं। तो सबसे पहले जो तर्क रखा वो रखा सेफेलस ने कि सत्य बोलना और ऋण चुका देना न्याय है। प्लेटो ने इसका विरोध किया। प्लेटो के जितने भी नाटक हैं ना, जितने भी ये संवाद हैं, उसमें वो खुद नहीं है, बल्कि उसने एक पात्र रचा है। वो उसकी अपने गुरु को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। दोस्तों, मैंने नहीं समझता कि शिष्य ने आज तक अपने गुरु को इतनी बड़ी श्रद्धांजलि दी हो। प्लेटो के हर राजनीतिक ग्रंथ में, उसकी हर रचना के अंदर आखिरी में जो पात्र सत्य को प्रकट करने आता है या उसकी बात रखता है, उसको उसने अपना नाम नहीं दिया, उसने वो नाम अपने गुरु का दिया, सुकरात का। तो यहाँ पर जो पॉलीमार्कस का विचार सामने आया, उसको, सेफेलस के विचार को प्लेटो ने काटा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन ये पूरी सही नहीं है। सत्य बोलना और ऋण चुका देना किसी हद तक न्याय हो सकता है, लेकिन ये न्याय की पूरी व्याख्या नहीं करता। उसने विरोध किया कि क्यों नहीं करता। तो प्लेटो ने यह कहा कि मानिए आपके सामने शत्रु देश का कोई गुप्तचर है, तो क्या आप उसके सामने अपने देश के गुप्त राज खोलेंगे? सत्य बोलना चाहिए आप। और रही बात ऋण चुकाने वाली, तो यदि आप जानते हैं कि आपने यदि ऋण चुकाया, उसका उपयोग आपके खिलाफ हो सकता है। मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूँ। देखिए समस्याएं कैसे जुड़ती हैं। आपको भारत की बात ही याद रखनी चाहिए। बीए पार्ट सेकंड में आप पढ़ चुके हैं। हमारे संबंध पाकिस्तान से तनावपूर्ण रहे, बंटवारे के साथ ही रहे। आपने नोट किया होगा, पढ़ा भी होगा, आपके जो टीचर प्रोफेसर्स हैं आपको पढ़ाया भी गया होगा कि जब बंटवारा हुआ था तो एक आपसी जो लेन देन तय हुआ था, तो उस पर एक चीज़ ये थी कि भारत को कुछ करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने थे। इस पर एग्रीमेंट हुआ था, सहमति बनी थी कि भाई इतने करोड़ रुपया, मुझे वो अंक याद नहीं आ रहा, शायद 52 करोड़ या 56 करोड़ या 55 करोड़ ऐसे कुछ अमाउंट था जो भारत को पाकिस्तान को देना था। ठीक है, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इसी दौरान 1948 की वाक़या हो गया कि कश्मीर पर कबायली हमले के रूप में पाकिस्तान की फ़ौज ने हमला कर दिया। गांधी जी ये दबाव बना रहे हैं प्रधानमंत्री नेहरू और पटेल पर कि भाई आपने कहा था कि ये जो रुपया है जो इनको देना है, पाकिस्तान की हालत बड़ी ख़राब है,
इनको रुपया वापस किया जाए। लेकिन अब देखिए वही चीज़, ऋण चुका देना। हम पर पाकिस्तान का ऋण था ना, देना था, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि यदि ऋण हमने चुकाया तो बजाय ये ऋण दिया जा रहा है जिस चीज़ के लिए कि भाई अपनी जनता के लिए कुछ राशन खरीदें, कुछ कपड़े खरीदें, दवाएं खरीदें, बंटवारे में नुकसान वहाँ भी हो रहा था, कुछ जन कल्याण के कार्य करें, लेकिन ये सब होने के वो सारा का जो खर्चा है वो कश्मीर को आज़ाद कराने के नाम पर सैन्य खर्चे पे खर्च कर दिया जाएगा। पटेल और नेहरू ने साफ इनकार किया। उन्होंने ये कहा कि हम रुपया देने से मना नहीं कर रहे, पर अभी नहीं देंगे, फिलहाल हम ये रुपया पाकिस्तान को नहीं दे सकते। ये देखिए उदाहरण फिर आपके सामने सिद्ध कर रहा है, ऋण चुका देना हर स्थिति में न्याय नहीं हो सकता। अब इस बात पर हार मानकर जो सेफेलस है वो एक तरफ बैठ गया। अब मैदान में आया उसका बेटा पॉलीमार्कस। पॉलीमार्कस ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार करना न्याय है, यानी टेट फॉर टैट, जो जैसा है उसके साथ वैसा बर्ताव किया जाना चाहिए, जिसको आप बोलते हैं बोलते जैसे को तैसा। इसका भी प्लेटो ने विरोध किया कि जैसे को तैसा तैसा करना तो आसान है क्योंकि वो आपके हाथ में है, बर्ताव आपको करना है, पर कौन कैसा है ये जैसे की व्याख्या करना बहुत मुश्किल चीज है। आपके मित्रों में शत्रु छिपे होते हैं और शत्रु में आपके मित्र छिपे होते हैं, और किसी भी व्यक्ति को का आकलन करना इतना सहज नहीं होता कि आप स्थायी रूप से कह दें कि ये स्थायी रूप से मेरे मित्र हैं और ये स्थायी रूप से मेरे शत्रु हैं। तो यदि इस हिसाब से आप आचरण करेंगे तो आपके उस आचरण को न्याय नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक ये निश्चित ना हो कौन मित्र है कौन शत्रु है तब तक आपका जो आचरण है वो संदेह के दायरे में रहेगा। अब दूसरी बात, मित्रों के प्रति मैत्रीपूर्ण आचरण और शत्रुओं के प्रति शत्रुतापूर्ण आचरण, ये बातचीत में अच्छा लगता है, लेकिन यदि इसको आप लाएंगे व्यवहार में तो ये तो खाली आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ाएगा। जबकि राजनीति का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जो आपके शत्रु हैं उनको मित्र बनाइए, अपने विवाद खत्म कीजिए और उनको अपने साथ जोड़िए। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक सफल शासक नहीं कहे जा सकते। तो इस तरह से ये जो परंपरावादी सिद्धांत था, इसके जो दो तर्क थे, उन दोनों को प्लेटो ने गलत सिद्ध किया और ये कहा कि आपकी जो न्याय की व्याख्या है वो आंशिक तो हो सकती है, टेम्परेरी हो सकती है, अस्थायी हो सकती है, लेकिन इसको स्थायी रूप से न्याय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सी गुंजाइश अभी बाकी है। धन्यवाद।